We are starting with October-November 2024, paper 2 variant 2. बड़ी आसान data response है. Section A is data response. It can be from micro, it can be from macro. Can economic growth in Chile in micro macro mix भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सही तो कह रहा है. Can economic growth in Chile reduce income and wealth inequality? Chile is the world's biggest copper supplier with 28% of copper and the second biggest supplier of lithium with 22% of the world supply. Overall, mining contributes 11% of the country's GDP and more than 50% of the value of the country's total exports. World copper and lithium selling prices have increased quickly since 2020. This has led to strong economic growth in GDP, which is expected to increase by 3.5% in 2022, exceeding earlier estimates of 2.5% as world demand is expected to grow following the COVID-19 pandemic. Figure 1.1 shows the world selling prices of copper in United States dollars per pound, LB weight. A pound is 454 grams. तो बस एक जनरल मुझे डेटा दिया हुआ है जिसमें ये फ्लक्चुएशंस दिखा रहे हैं ऑफ यूएस डॉलर पर पाउंड. ठीक है, एलबी वेट. तो ये इसने मुझे डेटा दिया हुआ है. बस प्राइजेस ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ से तक यहाँ तक प्राइजेस जो है वो ओवरऑल इंक्रीज हुई हैं और बीच में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस आ रही हैं. असल फ्लक्चुएशन जो है वो आपकी यहाँ से शुरू हुई है जिसमें शार्प एक इंक्रीज होना शुरू हो गया प्राइस का. ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत है, इसमें ज़्यादा मैं पंचायत में नहीं जा रहा. सवाल होगा तो देख लेंगे. वर्ल्ड कॉपर प्राइस 2017 to 2022. तो ओवरऑल ट्रेंड देखना होता है और बीच में अगर कुछ खतरनाक चीज़ हो रही होती है तो वो देखना होता है. तो ओवरऑल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली प्राइजेस बढ़ रही हैं और बीच में अगर देखें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन शुरू हुई है, मतलब बढ़ना शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा राइजिंग रेट आ रहा है. ठीक है, ओवरऑल बढ़ ही रही है प्राइस अगर देखें तो. Economic growth in Chile has also been helped by the world's highest rate of vaccination against COVID-19 and a rapid economic recovery from the pandemic, which has led to a large increase in consumer spending. तो जब C बढ़ेगा तो aggregate demand बढ़ेगा. However, the trade in goods surplus. अब current account जो होता है उसके अंदर 4 components होता है अगर आपको याद हो. One is trade in goods जो कि surplus है, इसने बता दिया. फिर एक आपका डेटा होता है ट्रेड इन सर्विसेज का. फिर एक होता है सेकेंडरी इनकम और फिर एक होता है प्राइमरी इनकम. नहीं तो ये 4 चीजें होती हैं करंट अकाउंट में. हैज फॉलन सब्सटेंशियली इन फेब 2022. तो सरप्लस जो है वो फॉल हो रहा है. This is mainly because of 9.2% fall in the revenue from copper exports due to higher prices and a fall in world demand during pandemic. तो जाहिर है एक्सपोर्ट रेवेन्यू फॉल हो रहा है इनका, तो जाहिर है ट्रेड सरप्लस भी फॉल होगा because it is a difference between export revenue and import expenditure. There has also been a 38.3% increase in the value of imported consumer goods. तो imports बढ़ रहे हैं, exports कम हो रहे हैं. It is quite obvious कि आपका surplus तो कम होगा ही होगा. As a consequence, the current account deficit has widened substantially to US 7.5 billion in the first quarter of 2022 from a deficit of 1.5 billion in the first quarter of 2021, despite a surplus of 50 million in the secondary income account. अच्छा, secondary income account भी surplus में. इसका मतलब ये हुआ कि सर्विसेज और प्राइमरी इनकम और ट्रेड इन गुड्स ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं टू अ डेफिसिट. क्योंकि अगर इस सवाल में ये कह रहा है कि ट्रेड इन गुड्स का सरप्लस था और वो कम होना शुरू हो गया, फिर ये कह रहा है सेकेंडरी इनकम सरप्लस है, ओवरऑल इसने बोला है कि करंट अकाउंट डेफिसिट है. तो आपको याद होना चाहिए कि भाई सारे कंपोनेंट्स की वो होती है, सारे कंपोनेंट्स की वो होती है इंपॉर्टेंस. तो ट्रेड इन सरप्लस फॉल हो रहा है, सेकेंडरी इनकम सरप्लस में, तो इसको इग्नोर करो. इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड इन सर्विसेज भी डेफिसिट में होगा, प्राइमरी इनकम भी डेफिसिट में होगा. तभी तो इतना ज्यादा डेफिसिट बढ़ रहा है. खाली ट्रेड इन गुड्स थोड़ी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, और भी हो रहे होंगे. सही है, तो इस तरीके से आपने एनालिसिस करने हैं. यहाँ पे आगे लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स का डेटा दिया हुआ है इसने, खाली गुड्स का. तो अगर आप देखो तो नेगेटिव जाता है तो डेफिसिट होता है ना, तो दिस इज अ डेफिसिट.
और ओवरऑल पहले सरप्लस बढ़ा। देखो पॉजिटिव का मतलब सरप्लस है, नेगेटिव का मतलब डेफिसिट है, ठीक है। सरप्लस का मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है, डेफिसिट का मतलब इंपोर्ट ज्यादा है। फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर वापस हल्का सा बढ़ा, फिर डेफिसिट हो गया, फिर वापसी ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ, फिर वापसी कम हुआ, फिर वापसी बढ़ा, फिर वापसी कम हुआ। तो अजीब सा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे, सही है। इसका ये पूछेगा नहीं ओवरऑल ट्रेंड हमसे। One of the main benefits of Chile's increased prosperity in recent years has been a decline in the number of people living at or below the minimum income level of US $5.5 per day. However, Chile remains the most unequal country in the list of largely developed countries according to the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), with an income gap 65% wider than the OECD average. बहुत ज़्यादा फर्क है, wide gap से between rich and poor. In addition, although the Gini coefficient has fallen from 52.1 to 44.4, आपको याद होगा higher the GC, higher the inequality. याद है? Lower the GC, lower the inequality. क्योंकि आपको याद होना चाहिए GC जीरो का मतलब क्या होता है, परफेक्ट इक्वालिटी, और GC1 का क्या मतलब होता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी। ये रट्टा होना चाहिए आपको प्रॉपर। अब जीसी कम होने का मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि जितना जीरो के करीब जाओगे उतना अच्छा है, जितना परफेक्ट इक्वालिटी के करीब जाओगे उतना अच्छा है। दिस इज स्टिल हायर देन द लोअर इनकम कंट्रीज सच एज हेती एंड एल सल्वाडोर। अब इन द एंड ये कह रहा है कि इनइक्वालिटी यहाँ पर कम भी हो रही है ना, फिर भी दूसरी कंट्री से ज्यादा है। To try and reduce this inequality of income and wealth, the Chilean government has increased its expenditure on education from 3% of GDP in 1997 to 5.4% in 2018। मतलब बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की जा रही है एजुकेशन पे, ताकि लोग एजुकेटेड हों, ताकि लोगों की अर्निंग पोटेंशियल बढ़े और पुअर और rich में gap कम हो। Further recognition of the importance of education as merit good is shown by the government increasing its education spending by 3.4% each year since 2018। जाहिर है education is a merit good, क्योंकि आपकी education से आपको भी फायदा हो रहा है और थर्ड पार्टी को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि merit goods are those goods which in which social benefits are greater than the private benefits। external benefits होते हैं, lack of information की वजह से under consumed होता है ये। Chile has recently made all college tuition free of charge. It is hoped that this will reduce the gap in the quality of education received by the wealthiest and the poorest students and open up opportunities for everyone. चलो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल, identify two possible reasons why the current account of the balance of payment in Chile is in deficit in the first quarter of 2022 despite a surplus in the balance of trade in goods। भाई जरूरी तो नहीं है ना कि अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स, आपका ट्रेड इन गुड्स अगर सरप्लस होगा। मानिए बेटा आपने ये बड़ा ही वाहियात सवाल पूछा है कि जिनी कोफिशिएंट क्या है, मतलब बड़ी शर्मनाक बात है ये। मतलब आपने कोई क्लासेस ली नहीं है मुझे लग रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन की क्लास भी हो चुकी है, पिछले पास पेपर्स में ये आ चुका है। तो आप किधर थी बेटा, छुपी भी थी गई। Identify two possible reasons why the current account on the balance of payment in Chile is in deficit in the first quarter of 2022 despite the surplus on the balance of trade in goods। तो ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन गुड्स जो है वो बेसिकली इनका सरप्लस में था, फिर भी इनका करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो आपको सवाल में मैंने एनालिसिस इसके करके दिखा दिए थे कि आपका जो ट्रेड इन गुड्स था वो तो सरप्लस था ही, पर आपका सेकेंडरी इनकम भी सरप्लस में था। अब जाहिर है जब दो कंपोनेंट सरप्लस में हैं और ओवरऑल अकाउंट आपका डेफिसिट है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपका ट्रेड इन सर्विसेज और प्राइमरी इनकम बहुत हेवी डेफिसिट में। क्योंकि अगर ये दोनों हेवी डेफिसिट में होंगे ना तभी ओवरऑल डेफिसिट होगा, क्योंकि जब आपके दो कंपोनेंट सरप्लस हैं और फिर भी आपका ओवरऑल अकाउंट डेफिसिट है, तो इसका मतलब ट्रेड इन सर्विसेज और प्राइमरी इनकम में बहुत ज्यादा डेफिसिट है, तभी तो आपका ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, तो आप लिखते हो प्राइमरी इनकम एंड ट्रेड इन सर्विसेज मस्ट बी शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डेफिसिट या मस्ट बी शोइंग अ डेफिसिट। तो 2 मार्क का सवाल है, तो उसमें कोई आपको ज्यादा लंबी नहीं करनी है, ठीक है। पार्ट ए बहुत सिंपल है। Consider the likely success of one policy that Chile could use to reduce the imports of consumer goods। भाई कैसे कम करेंगे, कोई एक पॉलिसी बता दो जिससे मैं इंपोर्ट्स कम कर लूं कंज्यूमर गुड्स के। कैसे कर सकता हूं? प्रोटेक्शनिस्ट टूल्स का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो कौन सी टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं इंपोर्ट को कम करने के लिए? मुझे इंपोर्ट महंगा करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट को महंगा करने के लिए आई कैन यूज टैरिफ, आई कैन यूज कोटा, आई कैन यूज एम्बार्गोज, आई हैव मेनी पॉलिसीज व्हिच आई कैन यूज। सही है, तो मैं टैरिफ की तरफ जाऊंगा। टैरिफ इज वेरी सिंपल, कंसिडर लिखा हुआ है, तो टैरिफ की इफेक्टिवनेस पीईडी पे डिपेंड करती है, अगर आपको याद हो तो बड़ा सिंपल आंसर होगा।
आप बोलो इम्पोर्ट टैरिफ लगा सकते हैं, टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, जिससे इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा, जिससे इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा। इससे क्या बोला है, कम करने का बोला है, रिड्यूस बोला है ना, तो रिड्यूस में आप कोटा भी, एम्बार्गो भी कर सकते हो, मसला तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। कम तो हो रहा है ना, मुझे तो कम का बताना है ना उसको। वैसे आपके दिमाग में सबसे पहले टैरिफ ही आना चाहिए। पर वैसे तो आपको टैरिफ ही लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो एम्बार्गो अगर हम ना भी लिखें तो फिर ऐसे हम टैरिफ ही लिख रहे हैं। तो टैरिफ इंपोर्टेड गुड्स को महंगा कर देगा, इंपोर्ट्स यहाँ पर कम होंगे, इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। अगर डिमांड इलास्टिक हुई तो आपको फायदा होगा, इन इलास्टिक डिमांड होगी तो सिर्फ आपको टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। इलास्टिक डिमांड होगी तो पीपल विल स्विच टू डोमेस्टिक गुड्स, सही है, जिसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ सकती है, डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। हाउएवर ऑल ऑफ इट डिपेंड्स ऑन पीडी। अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो ये पॉलिसी बिल्कुल फेल कर जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट की प्राइसेस के बढ़ने से इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। नाउ बिकॉज द क्वेश्चन वाज कंसिडर, तो यू हैव टू गिव एन इवैल्यूएशन, और आपको एंड में ये बोलना है कि ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो पार्ट बी में यू मस्ट गिव एन इवैल्यूएशन। द पार्ट सी कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द फॉल इन शीलेज जीनी कोएफिशिएंट। तो जीनी कोएफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को मेजर करता है। जितना ज्यादा होगा जीनी कोएफिशिएंट उतना ज्यादा इनइक्वालिटी होगा, सही है। नहीं नहीं, ग्राफ नहीं बनाएंगे यहाँ। और जितना कम जीनी कोएफिशिएंट होगा उतना ज्यादा इनइक्वालिटी आपकी कम हो रही है। तो ये कह रहे हैं 52.1 से जो 44.4 आ रहा है, अब 0 से 1 भी देख सकते हैं, 0 से 100 भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 100 को हम कंसिडर कर लेते हैं परफेक्ट इनइक्वालिटी, 0 को हम कंसिडर कर लेते हैं परफेक्ट इक्वालिटी। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखो तो जीसी के फॉल होने से बस सिंपल रूल ऑफ थंब याद कर लो कि जीसी बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, जीसी गिरेगा तो इनइक्वालिटी गिरेगी। तो पार्ट सी इज वेरी सिंपल, you have to define Gini coefficient. Fall from 52.1 to 44.1 means that income is more equally distributed, inequality of income आपकी कम हो रही है, और जीनी कोएफिशिएंट को डिफाइन भी करना होगा। पार्ट सी अगेन इज वेरी सिंपल। वो मैं कह रहा था आपको, बहुत ही आसान डेटा रिस्पॉन्स है, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ले रहे हैं यहाँ तक। पार्ट डी में कह रहा है असेस द एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट assess the extent to which the government increasing its education spending may improve the incomes of poorer households in Chile। तो कह रहे हैं एजुकेशन स्पेंडिंग से क्या पुअर हाउसहोल्ड्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स बढ़ेंगे, क्या उनकी इनकम्स बढ़ेंगी, असेस करना है। टू साइडेड आंसर विद द कंक्लूजन। तो पहले तो आप बोलोगे हाँ भाई गवर्नमेंट की एजुकेशन स्पेंडिंग के बढ़ने से इनकम्स बढ़ेंगी, सही है। क्या लिखोगे, एजुकेशन इज कंसिडर्ड अ मेरिट गुड, रेजिंग इनकम लेवल्स ड्यू टू अ बेटर एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ रही है, फ्री कॉलेज ट्यूशन है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। पुअर को एजुकेशन दोगे तो उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, चांसेस ऑफ सिक्योरिंग हायर पेड जॉब्स। It can break the cycle of poverty and raise long-term incomes. However, lack of awareness of the benefits of education due to information failure. Poorer households might still face barriers such as transport costs or needing children to work. जाहिर है उनको काम भी करके पैसे कमाने होते हैं, which limits their ability to benefit fully from education. ध्यान नहीं दे पाएंगे पढ़ाई पर। जिन घरों में वो रह रहे होंगे वहां पर लाइटें नहीं होंगी, ये भी एक मसला है। लोड शेडिंग वाले इलाकों में रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कह सकते हो, तो मसला नहीं है, होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती लोड शेडिंग, सही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग may be unsustainable leading to reductions in future spending। जाहिर है क्या पता गवर्नमेंट सही से पैसा खर्च ना करे। In order to conclude, while increased education spending can raise incomes for poorer households, its success depends on how well the education system is designed and whether other barriers are addressed। तो बड़ा ही सिंपल मेरे ख्याल में ये आसान सवाल था, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो लास्ट पार्ट जो है ना मैं आपको लिख के समझाऊंगा पूरा, क्योंकि लास्ट पार्ट थोड़ा टेक्निकल है। तो दिस इज पार्ट डी, क्योंकि 6 मार्क का था, कोई भी दो दो या 2 वर्सेस 1 करके इवैल्यूएशन पे आ जाना, ठीक है।
अच्छा लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, गौर से देखना। Assess the likely impact of the rise in the world copper price from 2020 on the future economic growth of Chile। भाई वर्ल्ड कॉपर प्राइस बढ़ रही है, वर्ल्ड कॉपर प्राइस बढ़ रही है, तो इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? वर्ल्ड कॉपर प्राइस बढ़ रही है तो इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? सही, तो केस थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज अगर आप देखो तो इसने कुछ डेटा मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, पहली बात, भाई ये कॉपर के सप्लायर्स हैं। सही है, ये कॉपर के सप्लायर्स हैं। पहली बात, ये कॉपर के सप्लायर्स हैं। 50% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स इनकी हैं। 50% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स इनकी हैं। पहली बात, तो पहली बात तो आप ये लिखोगे कि 50% एक्सपोर्ट इनकी है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आप उसको ये लिख सकते हो कि इनकी 11% जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। सही है, इनकी 11% जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। दूसरा, फिर आप यहाँ पर उसको ये भी कह सकते हो कि भाई अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो बेनिफिट हो सकता है। पहले तो आप फायदा बताओगे ना, देखो पहले तो आपको बेनिफिट बताना है, क्योंकि सवाल आप वापस पढ़ो। सवाल में कह रहा है असल से लाइकली इम्पैक्ट ऑन द राइज ऑफ द राइज इन वर्ल्ड कॉपर प्राइस फ्रॉम 2020 ऑन द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चिली। तो पहले तो आप बोलो फायदा है, तो पहले फायदे बता देते हैं उसको। देखो क्या बेनिफिट्स हैं, अगर मैं उसको बेनिफिट्स बताता हूँ तो मैं क्या क्या लिखूंगा। सबसे पहले मैं उसको पार्ट ई में ये लिखूंगा कि भाई माइनिंग जो है इज 50% ऑफ चिलीज एक्सपोर्ट। सही है, एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स 11% इन देयर जीडीपी। सही है, एंड कॉपर इज द मेन पार्ट ऑफ इट, मतलब इस 11% में कॉपर सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉपर इज अ मेजर पार्ट। कॉपर इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं फायदा बताऊंगा। फायदा क्या है? अगर वर्ल्ड की डिमांड बढ़ती है, मिसाल के तौर पर, अगर वर्ल्ड की डिमांड पिक्स अप, क्योंकि इसने बोला ना फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी, अगर वर्ल्ड की डिमांड बढ़ती है तो इसका मतलब ये बढ़ेंगी प्राइसेस। और अगर ये प्राइसेस बढ़ गई, क्योंकि भाई सारी सप्लाई तो मेरे पास है मेजोरिटी। सही है, अगर मैं अज्यूम कर लूं इलास्टिक डिमांड, सॉरी, अगर मैं अज्यूम कर लूं इन इलास्टिक डिमांड, अगर मैं अज्यूम कर लूं इन इलास्टिक डिमांड, तो यहाँ पर इनके वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब इनका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिस विल लीड टू अ राइज इन द एग्रीगेट डिमांड व्हिच विल लीड टू एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इस सवाल में बाय द वे इकोनॉमिक ग्रोथ डिफाइन भी करना चाहिए हमें, मेरे हिसाब से। अगर कुछ आपको सेफ साइड पे खेलना है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन भी कर ले बंदा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन भी कर लो, और जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ डिफाइन करोगे तो साथ में एक्चुअल और पोटेंशियल भी बताना। सही है, पहले चीज। अब नुकसान क्या हो सकता है इनको? अच्छा, अगर एक चीज आप नोट करो केस में, एक चीज अगर आप नोट करो केस में, इसने बोला है, ये जरा ये वाला पैराग्राफ अगर आप देखो, इसने क्या लिखा हुआ है? इनका जो ट्रेड एंड गुड्स सरप्लस फॉल हो रहा था फेब 2022 में, इनका फेब 2022 में जो सरप्लस कम हो रहा था, इसने क्या लिखा हुआ था? 9.2% फॉल इन रेवेन्यू फ्रॉम कॉपर एक्सपोर्ट्स ड्यू टू हायर प्राइसेस। ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? प्राइस के बढ़ने से अगर तुम्हारा रेवेन्यू गिर रहा है तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है आपको? मतलब यहाँ पर क्या इंडिकेशन है कि प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू गिर रहा है? मैंने तो ऊपर इनइलास्टिक अज्यूम करा ना, ये इंडिकेशन किस चीज की दे रहा है? इलास्टिक की। तो आप उसको बोलो हाउएवर फेब 2022 में, फेब 2022 में इनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो फॉल हुई हैं। इनकी एक्सपोर्ट फॉल हुई है ड्यू टू हायर प्राइस। तो दिस शोज के डिमांड इज इलास्टिक। सही है।
रीजन बता दो। हो सकता है सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, हो सकता है सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। तो जाहिर है जब एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपका फॉल हो रहा है तो आपका जाहिर सी बात है एग्रीगेट डिमांड गिरेगा, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है। और एक और यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है कि जहां तक बात है कॉपर की, कॉपर इज अ फाइनाइट रिसोर्स, आप उसको ये भी बोलो, आप बोलो कॉपर इज अ फाइनाइट रिसोर्स। ये डिपेंडेंस वाला पॉइंट मुझे एक बार काफी अच्छा दिया आरएस ने कि भाई कॉपर इज अ फाइनाइट रिसोर्स। अभी तो प्राइसेस बढ़ गई तो आपकी बैंड बच गई, फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो फिर क्या करोगे आप, तो डिपेंडेंसी इतनी अच्छी नहीं है। सही है। आप बहुत ज्यादा माइनिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा माइनिंग अगर आप करोगे और सारा एक्सपोर्ट अभी निकाल लोगे तो इससे क्या होगा, डिप्लीशन हो जाएगी। और अगर डिप्लीशन हो गई तो फ्यूचर में आपको मसला होगा, फ्यूचर एक्सपोर्ट रेवेन्यू विल फॉल, फ्यूचर जीडीपी विल फॉल, फंस जाओगे आप। अब ओवरऑल ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ओवरऑल क्या होगा। देखो अब आप उसको ना एक चीज बिल्कुल जरूर लिखना कि कंसिडरिंग, अगर मैं कंक्लूड करूं अपने आंसर को, कंसिडरिंग ये एक डाउन टर्न है, कंसिडरिंग ये एक डाउन टर्न है, तो टेम्परेरी एक्सपोर्ट्स कम हुए, टेम्परेरी एक्सपोर्ट्स कम हुए। जैसे इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जाएगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, जैसे इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जाएंगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। फिर आप उसको बोलो ये पीईडी पे भी डिपेंड करता है, फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि दे शुड डाइवर्सिफाई एंड डोंट कंप्लीटली डिपेंड ऑन कॉपर एक्सपोर्ट्स। सही, ओवर डिपेंडेंस इनको फंसा देगी। है? लिख सकते हो, आगे मसला नहीं है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट इसका थोड़ा टेक्निकल था, वरना ओवरऑल डेटा रिस्पॉन्स अगर आप देखो तो बहुत आसान है। ठीक है, तो दिस वाज द डेटा रिस्पॉन्स ऑफ नवंबर 24 पेपर टू वेरिएंट। तो जितनी आप करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। So now we are starting with the section B of November 2024 paper 2 variant 2 section B which is micro। वैसे तो देखा जाए ये दोनों सवाल बहुत ज्यादा ही आसान है, पर आई गेस मेजोरिटी बच्चों ने क्वेश्चन 2 सेलेक्ट किया होगा। कौन सा सवाल सेलेक्ट किया आपने, कोई एक बंच आपको करना है इसमें से। भैया सूरन, क्वेश्चन 2 ही करना चाहिए। वैसे आसान तो 3 भी बहुत है, आसान तो 3 भी बहुत है, पर नॉर्मली एक ऐसा टॉपिक है जो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इतना मेन स्ट्रीम टॉपिक नहीं है जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 बहुत ही आसान है, 20 में से 20 वाला क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है ये। तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो बड़ा सिंपल है। सेक्शन बी का जो आपका क्वेश्चन 2 है, अगर आप क्वेश्चन 2 रीड करो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सिटी एंड डिमांड। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से लिंक हो रहा है टॉपिक। कह रहे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ द कॉज ऑफ अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व डिफर्स फ्रॉम द कॉज ऑफ अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मतलब अब ये सवाल अब तक ओ लेवल में भी आता है कि शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट का डिफरेंस बता दो। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इज ड्यू टू चेंजेस इन अ नॉन प्राइस फैक्टर। ठीक है। एक कॉमन मिस्टेक जो मॉक्स में भी मैंने देखी है बच्चों की, और वो ये है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस सवाल में मार्केट का ग्राफ बनाना है, किस सवाल में नहीं बनाना। अब अगर इस क्वेश्चन में आप बेवकूफों की तरह सप्लाई कर्व भी अगर बना देते हो ना तो आपका पूरा क्वेश्चन आया है। सही है। तो थोड़ा सोच समझ के पेपर करा करो, नींद करके करा करो, नशे में नहीं करा करो बेटा। तो सबको अलग से व्हाट्सएप पे इज्जत दूंगा मैं मैसेज करके, और अभी जनरली बता रहा हूँ। तो आपने पहले डायग्राम पे यूज करके इन दोनों चीजों का फर्क बताना है। तो आप पहले डिमांड को डिफाइन करोगे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड को बता दोगे, शिफ्ट इन द डिमांड को बता दोगे, दैट कंक्लूड्स योर AO1 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 सिर्फ यही है, 3 मार्क्स आपके हो गए। AO2 के लिए कह रहा है कंसीडर द इंपैक्ट ऑन द डिमांड फॉर वन गुड ऑन प्राइस चेंजेस इन अदर गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाला फैक्टर है ये, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। एक
गुड की प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? दिस इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दिस इज सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, एंड दिस इज लिंक्ड विद द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो एक्ससीडी है। तो आप उसको AO2 में बताओगे कि एक गुड की प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो आप क्या करोगे? आप बताओगे कि प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्टिंग डिमांड फॉर अदर गुड्स आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। You need to define substitutes and complements, you need to define XCD plus its formula। ये बच्चे मिस करेंगे मुझे पता है, ये लाजमी करना है आपने, क्योंकि आपकी इवैल्यूएशन XCD के अकॉर्डिंगली होगी। AO2 में तो तुम खाली उसको ये बता दोगे कि यार सब्स्टिट्यूट के केस में एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि भाई प्राइस ऑफ टी बढ़ रही है तो डिमांड फॉर कॉफी बढ़ जाएगी, देयर इज अ पॉजिटिव कोफिशिएंट, देयर इज अ पॉजिटिव कोफिशिएंट। और रिलेशन कितना स्ट्रांग है, रिलेशन कितना स्ट्रांग है डिपेंड करता है मोर देन वन लेस देन वन पे। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स की एग्जांपल दे देना कि प्राइस ऑफ कार बढ़ रही है तो डिमांड फॉर पेट्रोल गिर रही है, एंड द कोफिशिएंट इज नेगेटिव, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स आर अल्टरनेटिव्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। तो अगर मैं टी की प्राइस को बढ़ा दूंगा तो पीपल विल स्विच टू कॉफी, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। एंड कॉम्प्लीमेंट्स आर जॉइंटली डिमांडेड गुड्स विद द डिमांड ऑफ टू गुड्स आर कनेक्टेड। तो जब प्राइस ऑफ कार बढ़ेगी तो पीपल विल नीड लेस ऑफ पेट्रोल नाउ, तो डिमांड फॉर पेट्रोल कम हो जाएगी, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर यूज्ड टुगेदर। XCD इसका नेगेटिव होता है, सो यू नीड टू मेंशन XCD इन दिस आंसर अगर अपने आंसर की क्वालिटी को बढ़ाना है, क्योंकि इवैल्यूएशन आपकी यहाँ पर यही है कि भाई किस हद तक एक गुड की प्राइस जब चेंज होगी तो दूसरे गुड की डिमांड पे इंपैक्ट आएगा। ये पूरा सब कहानी डिपेंड करती है XCD पे। ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है कि एक गुड की प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड चेंज कितनी होगी, किस तरह होगी। तो साइज एंड द साइन ऑफ XCD विल डिसाइड कि एक गुड की प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड पे क्या अफेक्ट आ रहा है, विच इज द साइन, और कितना अफेक्ट आ रहा है, विच इज द साइज। यू नीड टू मेंशन बोथ द थिंग्स इन योर इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे मैंने इवैल्यूएशन लिखी हुई है तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। बाकी जो कंस्ट्रक्टेड आंसर है वो मॉडल आंसर में देख लेना, चेक मारो क्या लिखा हुआ है। बीमार आ रही है, मेरे पास कोई मसला नहीं आ रहा, आप रिज्वाइन करो। You can give more examples of non-price factors, but one example is enough जो आप AO1 में दे दोगे। तो AO1 में आप इनकम की दे देना, ठीक है। एक एग्जामिनर रिपोर्ट शेयर कर देंगे आप। अबे तेरे को डेफिनेशंस आती नहीं है, तेरे को एग्जामिनर रिपोर्ट चाहिए, तेरे को शर्म आ रही है ये पूछते हुए? तो पहले अपना कंटेंट तो पक्का कर ले, फिर तू रिपोर्ट पढ़ना उसमें। एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स देखो तो समझ भी आती है, एग्जामिनर रिपोर्ट मांग रहा है तो बहुत अच्छे। सही है। कंटेंट पक्का करो पहले, ठीक है। तो इसकी वैल्यूएशन रीड कर लेना, मैं भेज दूंगा, मैंने आपको जनरली बता दिया। उसका पार्ट भी चेक करो जरा। ये पार्ट भी एक ऐसा सवाल है जो आपसे अगर अभी भी नहीं हो रहा ना बेटा, तो आप जहर खा के मर जाएं, क्योंकि आपको जीने का हक ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है पार्ट बी में? Assess whether knowledge of income elasticity of demand or price elasticity of demand for its product is more useful to a business aiming to increase the total expenditure on its product during a period of economic growth। बच्चा बोलेगा सर आपने टोटल एक्सपेंडिचर तो पढ़ाया ही नहीं था। तो बेटे आप जाहिल के बच्चे हैं अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज अ प्रोड्यूसर आई विल ऑलवेज वांट द कंज्यूमर टू स्पेंड मोर ऑन माय प्रोडक्ट्स। तो मेरा एज अ बिजनेस ओनर ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चा मेरे पे पैसा खर्च करे, स्टूडेंट मेरे पे आके पढ़े, मुझे फीस दे। तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। सही है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एज अ बिजनेस आप अपना रेवेन्यू बढ़ाने का एम रखो या कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ाने का एम रखो, बात तो एक ही है ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि आप उसको ये चीज बता देना कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर ये होता है, ये रेवेन्यू के इक्वल होता है, तो पूरा अपना आंसर फिर रेवेन्यू पे बेस करना। अब हाउ कैन अ बिजनेस ओनर यूज द नॉलेज ऑफ पीईडी? इलास्टिक डिमांड होगी तो प्राइस हल्की सी गिराऊंगा, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा।
इन इलास्टिक डिमांड होगी तो प्राइस ज्यादा से बढ़ाऊंगा, क्वांटिटी कम से गिरेगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। पीईडी का एक डिसएडवांटेज बता देना कि भाई हिस्टोरिक डेटा पे बनता है। डायग्राम कौन कौन सी हैं, ये 3 डायग्राम्स आप बनाओगे। फिगर 3 अगेन इज ऑप्शनल, इफ यू डोंट वांट टू मेक फिगर 3 डोंट मेक इट, मसला नहीं है। माशाल्लाह बच्चे कुछ ऐसे हैं हमारे जो सप्लाई कर्व भी बना देते हैं भाई यहाँ पे, पता नहीं कौन से नशे में पेपर कर रहे हैं कि भाई सप्लाई कर्व भी बन रहा है भाई इस यहाँ पर। तो हुसैन बेटा यही तो कह रहा हूँ, आप अपना आंसर के इंट्रोडक्शन में उसको टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के इक्वल करके दिखा देना, तो आप उस आगे फिर अपने आंसर पे रेवेन्यू भी यूज करोगे तो उसको ये बात पता है कि बच्चा मुझे बता चुका है ये चीज। सही है। तो फिगर 3 आपको शो कर रहा है द रिलेशनशिप्स बिटवीन प्राइस एंड रेवेन्यू। नाउ दिस अपवर्ड स्लोपिंग रेवेन्यू की लाइन इज फॉर इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन पॉजिटिव है और इलास्टिक डिमांड में नेगेटिव है। सही है। रेवेन्यू की जगह एक्सपेंडिचर लिख लो, कोई मसला नहीं है भाई, एक ही बात है ना। अगेन एक और गलती जो नॉर्मली बच्चे करते हैं, ये डायग्राम आप बना रहे हो, चलो ठीक है आपने ये डायग्राम बना ली, इस डायग्राम को आंसर में यूज तो करो। आपको यहाँ पर P से P1 Q से Q1 नहीं समझाना, आपको ये समझाना है द ओरिजिनल रेवेन्यू वाज OPAQ एंड द न्यू रेवेन्यू इज OP1BQ1। ये भी नहीं होता आप लोगों से। फिर आप कहते हैं सर थ्रेशोल्ड इतना लो क्यों है इकोनॉमिक्स में, बेटा गिराने वाले ही आप लोग, थ्रेशोल्ड गिराते ही आप हो। बोलते ना अगर सब पढ़ेंगे तो थ्रेशोल्ड कौन गिराएगा, तो अब समझ आया कौन गिराएगा। बड़ा मीम चल रहा है आजकल, ये आप लोग ही हो, ये आप लोग गिराते हो। सही है। अच्छा अब ये आपने पीईडी की उसको नॉलेज दे दी सारी, इसका मॉडल आंसर इलास्टिसिटी के 12 मार्कर्स में हम कर चुके हैं। अब बच्चा ना यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चीज पर कंफ्यूज होता है कि सर पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा हुआ है, तो ठीक है आप रिसेशन की बात नहीं करना, आप सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करना, क्योंकि आप देखो ना ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसका मतलब इनकम्स बढ़ रही है। मैंने तो पुराना फॉर्मेट ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, हम रिसेशन के बारे में उसको नहीं बताएंगे। ये वाली जो चेन होगी ना, मैं ये वाली चेन उसको नहीं बताऊंगा, मैं क्या करूंगा इस रिसेशन वाली चेन को मैं रिप्लेस करूंगा। मैं रिसेशन वाली चेन को कैसे रिप्लेस करूंगा, मैंने बूम लिखा हुआ है, मैं बूम की जगह पे यहाँ पर ग्रोथ लिख रहा हूँ, थोड़े बहुत ट्वीक होते हैं आंसर्स। बूम की जगह पे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ग्रोथ, यहाँ पर भी मैंने ग्रोथ लिख दिया। अब इंफीरियर गुड्स की जब मैं बात करूंगा तो मैं इनकम को बढ़ाऊंगा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड गिरेगी, खत्म बात। तो रेवेन्यू उल्टा यहाँ पर कम हो जाएगा आपका। तो आप किस तरह समझाओगे आप उसको बोलना कि भाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम के चेंजेस से डिमांड पे इंपैक्ट देखता है, तो आपने डेफिनेशन तो ऊपर दे दी होगी। फिर आप बोलना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, नॉर्मल एंड इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें इनकम और डिमांड का रिलेशन पॉजिटिव है, इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिसमें इनकम और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव है। अब आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल क्रिएट करो ऑफ अ कार शोरूम ओनर, ऑफ अ कार मैन्युफैक्चरर। सही है, कुछ भी कर लो आप। अगर एक इकोनॉमी में ग्रोथ है और एक इकोनॉमी में इनकम बढ़ रही है तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प होगी। जब इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ेंगी तो आपको ये पता है कि न्यू कार्स की डिमांड बढ़ेगी, आप कार शोरूम ओनर हो, न्यू कार्स की डिमांड बढ़ेगी विच इज अ नॉर्मल गुड, तो आप नॉर्मल गुड के स्टॉक को बढ़ा देना, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और इंफीरियर गुड के केस में जब लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी तो जाहिर है लोग सेकंड हैंड कार की डिमांड क्या कर देंगे, कम, तो न्यू कार सेकंड हैंड कार, न्यू कार की डिमांड बढ़ेगी तो उसके स्टॉक को बढ़ा दो, सेकंड हैंड कार की डिमांड गिरेगी तो उसके स्टॉक को कम कर दो, खत्म बात। रिसेशन की बात हुआ बेटा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सवाल में इकोनॉमिक ग्रोथ बोला हुआ है उसमें, तो रिसेशन की बात अगर आप कर भी दोगे ना तो वो इररेलेवेंट काउंट होगा। सही है। तो एक्सपेंडिचर का वर्ड आपने पेपर में यूज नहीं करना है। अगेन सवाल में उसने वापस टोटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, तो अगर आपको एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज करना है आप एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज कर लो, या दूसरा तरीका यही है कि अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में उसको बता देना कि भाई टीआर और टीई इक्वल होते हैं, तो बात एक ही है। सही है, क्योंकि कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोड्यूसर का रेवेन्यू व्हिच इज पी टाइम्स क्यू। तो आप अपनी सेकंड हैंड गाड़ियों के स्टॉक को कम करोगे, यहां से पैसा बाहर करोगे, और जो पैसा एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है ना सेकंड हैंड कार को हटा के, तो वो पैसा भी आप न्यू कार्स पे लगा दो अगर आपको पैसा कमाना है। तो अपनी इन्वेंट्री मैनेज करो और उस इन्वेंट्री मैनेज को यूज करके अपने रेवेन्यूज को शूट करो। और एक और चीज आप ये भी कर सकते हो कि आप नॉर्मल गुड्स की सेलिंग प्राइसेस को बढ़ा दो। अच्छा एक और बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ जो अपने आंसर को आप और इंप्रूव कर सकते हो। देखो पहली बात तो ये, अब जरा गौर से सुनो, वापस सारी चीजें बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि पहले तो एक सिंपल आंसर लिख लेना कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन है ग्रोथ की, इनकम्स बढ़ रही हैं,
तो न्यू कार्स की डिमांड बढ़ेगी, तो मैं न्यू कार्स के स्टॉक को बढ़ा दूंगा, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, नॉर्मल गुड को महंगा कर दो, इसकी प्राइसेस को भी बढ़ा दो, इसकी प्राइस को क्या करो, बढ़ा दो, ताकि मजीद रेवेन्यू खींच सको कस्टमर से। उसके पास पैसा है, वो लग्जरी गुड्स की डिमांड करेगा। फिर अगर इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है और इनकम्स बढ़ रही है, तो इंफीरियर गुड्स की तो डिमांड कम होगी। अब इंफीरियर गुड्स के केस में यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इंफीरियर गुड के बिजनेस को खत्म करके नॉर्मल गुड की तरफ अपने रिसोर्सेज को स्विच करो, इंफीरियर गुड से पैसा निकाल के नॉर्मल गुड पे लगाना शुरू करो। दूसरा तरीका ये है कि अगर एक बिजनेस ही इंफीरियर गुड्स का है, अब बिजनेस तो बंद नहीं कर सकता ना मैं, अगर मेरा बिजनेस ही इंफीरियर गुड्स का है तो मैं बिजनेस तो बंद नहीं कर सकता, फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है। अगर एज अ प्रोड्यूसर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है इंफीरियर गुड से नॉर्मल गुड पे स्विच होने का, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई इंक्रीज द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। मुझे ये पता है कि इनकम के बढ़ने से डिमांड गिरेगी, पर मैं एज अ प्रोड्यूसर कोशिश तो करूंगा ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बिजनेस इंफीरियर गुड का और मैं सर्वाइव कर जाऊं, और मैं सर्वाइव कर जाऊं। अब देखो मैं आपको बताता हूं क्या करोगे आप, इफ यू कैन नॉट स्विच फ्रॉम इंफीरियर टू नॉर्मल, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है वो कोशिश करो अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम करने की, पहली बात। सही है, प्राइसेस को और कम करो, पहली चीज। दूसरा, आप मार्केटिंग थोड़ी ज्यादा करो, एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा काम करो। ये दो ऑप्शन है आपके पास, और दूसरे ऑप्शन नहीं है आपके पास। पैकेजिंग में थोड़ा खेल लो, इवन दो द प्रोडक्ट इज इंफीरियर, पैकेजिंग थोड़ी में खेल लो, जो बिजनेस स्टडीज के पॉइंट्स हैं वो आप डाल सकते हो, पर इसकी जरूरत आपको है नहीं, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, वैसे तो इसी में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर वाईडी का एक डिसएडवांटेज बता देना, बोलना कि भाई इनकम्स आर, आप बोलो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है नॉर्मल एंड इंफीरियर। हर वो गुड जो मेरे लिए नॉर्मल है शायद आपके लिए इंफीरियर हो, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप उस गुड को कैसा पोर्ट्रे कर रहे हो, या उस आप उस गुड को कैसा देखते हो। सही है, वाईडी में कोई भी डायग्राम नहीं बनता व्हेन यू टॉक अबाउट यूजफुलनेस। हमारे बच्चे माशाल्लाह से नॉर्मल गुड का ग्राफ बना देंगे, इंफीरियर गुड का डिमांड ग्राफ बना देंगे, सारी चीजें रिलेवेंट है, खाली बराबर में लिख देगा सीन, एक मार्क भी नहीं देगा आपको, क्योंकि कोई लिंक ही नहीं क्रिएट हो रहा। आप अगर इनकम और क्वांटिटी का ग्राफ बना रहे हो यहाँ पे, सो दैट ग्राफ इज नॉट इंप्रूविंग योर आंसर, वो ग्राफ आपको कुछ भी मार्क्स नहीं देगा। नॉर्मल इंफीरियर के ग्राफ सिर्फ 8 मार्क के क्वेश्चन में ही बनते हैं नॉर्मली। अगर आप बिजनेस के यूजफुलनेस की बात कर रहे हो तो ये ग्राफ बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, तो अपना वक्त बर्बाद करोगे आप खाली। पीईडी के केस में सिर्फ ग्राफ बनता है, क्योंकि वो रेवेन्यूज दिखा रहा होता है, ओ पी ए क्यू, ओ P1 B Q1, तो ये रेलेवेंट है। ठीक है, सही है। एंड में अगर हम ओवरऑल देखें इवैल्यूएशन में, वैसे तो हम नॉर्मली पीईडी को ही सपोर्ट करते हैं, पर यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट भी आपको बता दूंगा। तो देखो मेरे इवैल्यूएशन में मुझे पीईडी और वाईडी के इंडिविजुअल डिसएडवांटेजेस नहीं बताने, मुझे कंपेयर करना है। मैं उसको बोलूंगा यार पीईडी में प्राइसेस आर इन कंट्रोल ऑफ द प्रोड्यूसर, वाईडी में इनकम्स आर नॉट इन कंट्रोल, पहली चीज। सही है, एक इंफीरियर गुड का प्रोड्यूसर कभी भी नहीं चाहेगा इकोनॉमी में इनकम्स बढ़े, पर उसके कंट्रोल में नहीं है। एक इंफीरियर गुड्स का प्रोड्यूसर कभी भी नहीं चाहेगा इकोनॉमी में इनकम्स बढ़े, पर उसके कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी मर्जी से इनकम नहीं गिरा सकता। सही, वो अपनी मर्जी से इनकम को नहीं गिरा सकता। पर प्राइसेस तो आपके कंट्रोल में ना, आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, आप बढ़ा दोगे, आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, आप गिरा दोगे। एंड वाईडी कम्स विद कंडीशन, अ प्री कंडीशन। प्री कंडीशन ये है कि यू हैव टू रिएक्ट, यू कैन नॉट प्रोएक्ट। आप रिएक्ट करोगे, जब तक इनकम चेंज नहीं होगी वाईडी की यूजफुलनेस शुरू नहीं हो सकती। वंस द इनकम्स चेंज, फिर आप रिएक्ट करोगे। तो वाईडी इज अ रिएक्टिव अप्रोच, पर पीडी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। इट हेल्प्स यू इन डायनेमिक डिसीजन मेकिंग, यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर समवन, आप अपनी मर्जी से प्राइसेस अपनी चेंज कर सकते हो। पर वाईडी में जब तक इनकम चेंज नहीं होगी तो वाईडी यूजलेस है। तो आपने ये सारी बातें वैल्यूएशन में कर दी, पर एंड में आप एक बड़ी अच्छी बात कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि however considering the situation of economic growth which represents a rise in income, YD will be better than PED, क्योंकि मोस्ट डेफिनेट आपको आंसर यहाँ पर मिल चुका है कि भाई इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ रही है, तो मेरा डायरेक्ट अप्रोच वाईडी की तरफ होगा। अगर देखा जाए तो ऐसे सिनेरियोज में वाईडी ज्यादा बेहतर है। अगर ये एक जनरल क्वेश्चन होता ना, और अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं करता, तो फिर तो मैं अपने वैल्यूएशन को यही रखता। अब इसने सवाल में ना इकोनॉमिक ग्रोथ को लिंक कर दिया है, इनकम्स के बढ़ने की बात को लिंक कर दिया है, तो मैं फिर जो है ये वाली लाइन ऐड करूंगा।
क्लियर है चीज? तो अगेन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने बहुत बार कर लिया है। इसका मॉडल आंसर भी आपके ऑलरेडी है, इस ईयरली के साथ भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत ट्वीक होके मैं इसको अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ करवा लूंगा एडिट। अच्छा, लास्ट आपका जो सेक्शन बी का क्वेश्चन है, अगेन दिस इज वेरी इजी, पर नॉर्मली बच्चे क्वेश्चन टू ही करेंगे इसमें, पर ये भी एक आसान सवाल है। अगर आप थ्री का ए देखो, with the help of a production possibility curve diagrams, explain the difference between constant and increasing opportunity cost. Consider how choices in deciding which type of good to produce in the short run may influence the future economic growth. अब future economic growth का मतलब है potential growth की बात कर रहा है, पीपीसी के shift की बात कर रहा है to the right। तो पीपीसी डिफाइन करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफाइन करो, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में डिफरेंस बताओ, इकोनॉमिक ग्रोथ बताओ, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेमोन्स्ट्रेट नो चेंज इन द रेट ऑफ ट्रेड ऑफ। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि एक गुड एक्स बढ़ा रहे हो, दो गुड वाई फॉरगो हो रहा है, एक गुड एक्स बढ़ा रहे हो, दो गुड वाई फॉरगो हो रहा है, एक गुड एक्स बढ़ा रहे हो, दो गुड वाई फॉरगो हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रेशियोज चेंज नहीं होते, बिकॉज द रिसोर्सेज आर परफेक्टली मोबाइल, रिसोर्सेज आर परफेक्टली मोबाइल। पर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब होती है व्हेन द रिसोर्सेज आर इमोबाइल। एक एक्स बढ़ाओगे, एक वाई फॉरगो होगा, फिर एक एक्स बढ़ाओगे, दो वाई फॉरगो होगा, फिर एक एक्स बढ़ाओगे, तीन वाई फॉरगो होगा, फिर एक एक्स बढ़ाओगे, चार वाई फॉरगो होगा। जैसे जैसे तुम अपने एक्स को बढ़ाते जाओगे, आप देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ते जा रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ते जा रही है। पहले वाई कम से फॉरगो हो रहा था, फिर ज्यादा ज्यादा फॉरगो हो रहा है। तो दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज की अपने आंसर में आपने बात करनी है, अगर अपने आंसर की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। रीसेंट मार्किंग सीन्स में इसने बहुत मेंशन करा हुआ है इस चीज को। फिर उसके बाद कह रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ गुड इन द शॉर्ट रन में इन्फ्लुएंस द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स की बात करोगे यहाँ पे, अगर आपको याद हो। Future economic growth will be influenced by choices an economy makes about the split between consumer goods spending and capital goods spending. You define both the goods कि कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करते हैं, विच आर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स। तो ड्यूरेबल्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, एंड नॉन ड्यूरेबल वो हैं जो मोर देन वंस यूज नहीं हो सकते, जैसे टीवी एंड फूड। राइट? और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को बनाते हैं, लाइक मशीन्स एंड इक्विपमेंट। तो शॉर्ट रन में अगर आप कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाओगे तो जाहिर है कैपिटल गुड कम बनाओगे। तो शॉर्ट रन में जब कंज्यूमर गुड्स ज्यादा होंगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, बट दिस विल लिमिट द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एज दीज गुड्स आर यूज्ड एज दीज, मतलब ये गुड्स जो है वो बहुत जल्दी यूज हो जाते हैं एंड डू नॉट हेल्प एक्सपेंड फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। क्योंकि जाहिर है अगर तुम अभी कंज्यूमर गुड ज्यादा बना रहे हो तो अभी कैपिटल गुड कम बनाओगे, तो फ्यूचर में तुम्हारे मुल्क में कैपिटल गुड कम होगा, और फ्यूचर में जब कैपिटल गुड कम होगा तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर गुड भी कम हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल गुड से ही कंज्यूमर गुड बनता है। सो इफ इन द शॉर्ट रन यू मेक मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड लेस ऑफ कैपिटल गुड्स, तो इन दिस सिनेरियो पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट इन द लॉन्ग रन। तो आपकी फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। हाँ, आपकी करंट इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव हो रही है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आपके मुल्क में बढ़ेगी, कंज्यूमर गुड स्पेंडिंग आपके मुल्क में बढ़ रही है, बट इट इज नॉट सस्टेनेबल, ये थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगी। दूसरा सिनेरियो ये होगा जहां पर आप शॉर्ट रन में कैपिटल गुड ज्यादा बनाओगे और कंज्यूमर गुड कम बनाओगे। तो जब आप शॉर्ट रन में कैपिटल गुड ज्यादा बनाओगे तो आपकी फ्यूचर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी एंड योर पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट। पर अगर आप शॉर्ट रन में कंज्यूमर गुड कम बनाओगे तो आपकी इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा क्योंकि करंट कंजम्पशन कम हो रही है। पर लॉन्ग रन में ये ऑफसेट हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग रन में फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है एंड द पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट। However, the impact of these choices also depends on how efficiently capital goods are used and whether they match the economy's actual needs. For instance, investing heavily in capital goods without improving the worker skills or infrastructure may not yield sustainable growth. Therefore, while making more capital goods can encourage long-term growth, the quality of implementation also matters. So, evaluation में आप उसको ये बता देना कि भाई choices will depend on the achievement of which type of growth government is looking for. अगर आपको actual growth चाहिए तो आप consumer goods पे खर्चा करो, पर अगर आपको potential growth चाहिए तो आप capital good पे खर्चा करो। इवैल्यूएशन भी यहाँ पर सिंपल है। सबसे बड़ा टास्क इस सवाल में यही था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कंज्यूमर कैपिटल गुड की बात करनी है। अगर आप यही नहीं कैच कर पाओगे ना तो फिर आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है?
ले रही सवाल। ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, विच इज पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। और पार्ट बी में कह रहा है असेस वेदर अ मार्केट इकोनॉमी इज ऑलवेज द बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम टू इफेक्टिवली आंसर द थ्री बेसिक क्वेश्चंस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूज किया गया है थ्री क्वेश्चंस की बात करने के। जरा ना सवाल ट्रांसलेट करो। कह रहा है मार्केट इकोनॉमी क्या सबसे अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम है? तो जब भी ये बेस्ट की बात करेगा तो आपको कंपेयर करना है। तो आप मार्केट इकोनॉमी को कंपेयर करना विद प्लान्ड इकोनॉमी। इट इज जस्ट लाइक कि जब फिस्कल पॉलिसी देता है तो हम सप्लाई साइड पे लिखते हैं ना। तो आपको इवैल्यूएशन के लिए अपने आंसर में एक और इकोनॉमिक सिस्टम बताना पड़ेगा, वरना आप कंपेयर कैसे करोगे? ठीक है, यही करेंगे हर सर। तो आप जो है वो मार्केट इकोनॉमी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, प्लान्ड इकोनॉमी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और एंड में आप बोलोगे कौन सा बेस्ट है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट है। खत्म। अब देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, पर अगर आप सवाल को इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे ना, अगर पर आप फंस जाओगे। ये सही, ये जो बोला है ना, इफेक्टिवली आंसर द थ्री बेसिक क्वेश्चंस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, यहाँ उसने फंसाया बच्चे को, कंफ्यूज किया है। अगर मैं इस डायलॉग को हटा दूं तो ये पूरा 12 मार्क का सवाल बन गया। भाई डायलॉग को मैं आंसर में इनकॉर्पोरेट कैसे करूंगा? भाई मैं मार्केट इकोनॉमी को डिफाइन करके थ्री बेसिक क्वेश्चंस बता दूंगा होते क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फिर मैं मार्केट इकोनॉमी के जब प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूंगा ना, तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसे आंसर हो रहे हैं। सही है। तो डिफाइन प्राइस मैकेनिज्म एज रिसोर्सेज आर एलोकेटेड थ्रू इट इन मार्केट इकोनॉमी। और फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर्स आर सॉवरेन, कंज्यूमर्स की पावर है। सही है। तो आप जो है कंज्यूमर्स आर सॉवरेन, कंज्यूमर की पावर है, तो आप अगर जिस चीज की डिमांड बढ़ाओगे वो आपको मिल जाएगी, जिस चीज की डिमांड कम करोगे वो मार्केट से हट जाएगी। तो आप बेसिकली क्या करोगे? आप जो है उसको बताओ कि ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर है वो इस तरह दिया जा रहा है कि जो चीज कंज्यूमर मांग रहे हैं उनको मिल रही है, तो एडवांटेजेस के साथ क्वेश्चन का डिस्कस कर दो। फॉर होम टू प्रोड्यूस, दोजू पे, जो डिमांड कर रहा है, जो पैसे देगा उसको गुड मिल जाएगा। तो देखो दो सवालों का जवाब तो आपको पहले एडवांटेज में मिल गया। कंपटीशन ज्यादा होगा, प्राइजेस कम होंगी, अफोर्डेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा। इनोवेशन ज्यादा है, क्वालिटी ज्यादा है, कंज्यूमर चॉइसेस ज्यादा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, तो दे हैव द इंसेंटिव टू इंप्रूव देमसेल्व्स, एंड दिस आंसर्स द हाउ टू प्रोड्यूस वाला क्वेश्चन। क्योंकि दे आर मेकिंग गुड्स यूजिंग कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स, दे आर मेकिंग गुड्स यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स, क्वालिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कस्टमर्स को, टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रहे हैं। दिस इज व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस इज। सही है। फिर आप बताओ कुछ नुकसान भी होते हैं, मार्केट फेलियर, पब्लिक गुड्स होंगे नहीं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह। मेरिट गुड्स अंडर एलोकेट होंगे, डीमेरिट गुड्स ओवर एलोकेट होंगे, मोनोपलीज होंगी। सही है, मोनोपलीज होंगी। नहीं हुसैन बेटा, मोनोपलीज होंगी। और फिर जो है वो बुराइयां बता के प्लान्ड इकोनॉमी को कंपेयर करना, प्लान इकोनॉमी के बताना कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर होता है यहाँ पे, मार्केट इकोनॉमी में तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है। तो यहाँ पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर होता है। प्लान्ड इकोनॉमी के बेनिफिट्स बताना कि भाई सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यहाँ पर काम हो रहा है, मेरिट गुड्स यहाँ पर होंगे, पब्लिक गुड्स यहाँ पर होंगे, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम यहाँ पर कम होगी। डिसएडवांटेजेस बताओ, लैक ऑफ कंपटीशन है, गवर्नमेंट के पास कोई इंसेंटिव नहीं है मेहनत करने का, क्वालिटी खराब होती है, एफिशिएंसी खराब होती है, लॉसेस होते हैं। अब ये लोग ये तो नहीं कर सकते ना कि प्राइजेस कस्टमर पर डाल दें, तो ये फिर टैक्स रेवेन्यू जाया करते हैं लॉसेस में। ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग डिले होती है, हर चीज लेट होगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के चक्रों में ना मामले पूरा खराब कर देते हैं ये लोग। तो प्लान्ड इकोनॉमी में हाउ टू का आंसर क्या होगा? लेबर इंटेंसिव। व्हाट टू का आंसर क्या होगा? नीड्स। एंड फॉर whom टू का आंसर क्या होगा? एवरीवन। सही है। तो तीन क्वेश्चंस को लिंक कर सकते हो यहाँ पे, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और एंड में आपने कहना है कि भाई ऑलवेज द बेस्ट मार्केट इकोनॉमी नहीं हो सकता कभी भी, ना ही प्लान्ड अच्छा है। बोलो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज द बेस्ट। ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज द बेस्ट क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, जितने भी मार्केट फेलियर्स हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ये तो यू कैन मेंशन अबाउट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन योर इवैल्यूएशन एज वेल। ठीक है। तो ये दोनों सवाल आसान थे। आपकी कंटेंट की डिवीजन और ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि आप किस तरीके से आंसर कर रहे हो। ठीक है। तो दिस इज सेक्शन सी
of the paper we are already discussing, October November 2024, पेपर 2 वेरिएंट 2 सेक्शन सी। तो सेक्शन सी इज मैक्रो, तो एक सवाल दोनों में से करने हैं। इन दोनों सवालों में एक चीज कॉमन है, इन दोनों सवालों का 8 मार्क थोड़ा टेढ़ा है, और इस सेंस में टेढ़ा है कि काफी रेयर चीजें टेस्ट करी हैं इसमें। पार्ट बी अगर आप देखो दोनों क्वेश्चन के आसान है, पार्ट ए जो है ना पूरे रैंडम दे दिए उसमें। तो वैसे कौन सा पार्ट बी ज्यादा आसान किसका है, 4 का कि 5 का? पार्ट बी जो है वो ज्यादा आसान किसका है? मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज है। अगर जैसे मैं आपकी जगह होता ना, मेरे हिसाब से पार्ट बी 4 का ज्यादा आसान है, 4 का पार्ट भी ज्यादा आसान है। तो मैं अगर होता तो मैं क्वेश्चन 4 करता मेरे हिसाब से। सही है, तो वो देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। Explain two methods of measuring unemployment and consider the extent of the possible difficulties in obtaining an accurate measurement of unemployment. Now this is a question which is very basic, पर वही बात है, अगर आपको measurement of unemployment के बारे में नहीं पता ना तो आप गड़बड़ कर दोगे। So you have to define unemployment कि willing and able to work हो, without job हो, actively job seek कर रहे हो। सही है, you are economically active but you are without a job, you are part of the labor force। सही है। There are two methods to calculate unemployment. One is a labor force survey and one is a counting। अब काउंटिंग किस चीज की है यहाँ पे? बेसिकली ये वाली जो अप्रोच है ना, इस अप्रोच में आप बेसिकली क्या करते हो, इस अप्रोच में बेसिकली आप ये देखते हो कि इकोनॉमी में कितने ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल आर रिसीविंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, और उस बेसिस पे आप जज कर लोगे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ आया? इतना सिंपल है। पहली अप्रोच ये है कि यू विल काउंट द नंबर ऑफ पीपल हु आर रिसीविंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, और फिर उससे आप अंदाजा लगा लोगे कि भाई इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। और दूसरी अप्रोच है लेबर फोर्स सर्वे, जिसमें बाकायदा लोगों से पूछा जाएगा ऑन द सैंपल बेसिस कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। तो लोगों से पूछेंगे कि भाई आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, तो उस बेसिस पे फिर हम अंदाजा लगा लेंगे भाई ये अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा रेट है। ठीक है, वेरी चीज। तो आपको बेसिकली इन दोनों अप्रोचेस की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना है, और एंड में आपको ये बताना है कि ओवरऑल इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस टू आइडेंटिफाई द डेटा एक्यूरेटली। हायर द सैंपल साइज हायर विल बी द कॉस्ट, बट हायर विल बी द एक्यूरेसी। तो इवैल्यूएशन तो बहुत सिंपल है, पर थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं कि अब ये है क्या। तो पहली अप्रोच कह रहा है कि इट इज अ मेजर, पहली अप्रोच कह रहा है कि इट इज अ मेजर बेस्ड ऑन दोस रिसीविंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। This measures count those people as unemployed who registered as unemployed in order to claim unemployment benefits. दूसरी अप्रोच में कह रहा है द लेबर फोर्स सर्वे मेजर इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग अ सर्वे दैट आइडेंटिफाइज पीपल हु आर एक्टिवली सीकिंग वर्क। इन अदर वर्ड्स द सर्वे आस्क्स पीपल इफ दे आर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और इकोनॉमिकली इनएक्टिव। तो प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहली अप्रोच का फायदा है कि इट इज रिलेटिवली चीप एंड क्विक, इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, इट इज अपडेटेड रेगुलरली, इट इज वाइडली यूज्ड एंड अंडरस्टूड। नुकसान क्या है, इट टेंड्स टू अंडरस्टेट अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, अब ये वही रीडिंग मटेरियल है, आपको रीड करना पड़ेगा ये सब। सही है, कि काफी लोग ऐसे होंगे जो एक्टिवली जॉब सीख कर रहे होंगे पर उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि आपको याद होगा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ना, हमेशा याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज अ मींस टेस्टेड बेनिफिट। मींस टेस्टेड बेनिफिट का मतलब है देयर आर सर्टेन कंडीशंस बिफोर यू रिसीव अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, ऐसे रैंडमली गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आपको नहीं देगी। आप सर्टेन मंथ्स तक अनएम्प्लॉयड होगे तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू होगा, आप सर्टेन मंथ्स तक अनएम्प्लॉयड होगे तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू होगा। सम पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग फ्रॉड, फ्रॉड करते हैं, देखो फ्रॉड, कि मैं जॉब कर रहा हूं, मैं फिर भी गवर्नमेंट को शो करूंगा मेरे पास नौकरी नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्लेम करूंगा। समझ रहे हो? मतलब मैं कोई सेल्फ एम्प्लॉयड वाली जॉब कर रहा हूं और मैंने गवर्नमेंट को शो किया है मेरे पास नौकरी नहीं है, तो मुझे बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और लेबर फोर्स सर्वे में क्या है, इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है। आइडेंटिफाई द अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन मोर एक्यूरेटली, मोर इन्फॉर्मेशन इज फाउंड। मतलब साथ में लोगों की क्वालिफिकेशन वगैरह भी होती है, क्योंकि सर्वे के अंदर बहुत सवाल होते हैं। सर्वे के अंदर सिर्फ आप ये थोड़ी पूछोगे आपके पास नौकरी है या नहीं है। ठीक है, अच्छा सैम्पलिंग एरर हो सकते हैं,
कि आप कितने लोगों को सर्वे दे रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इट टेक्स लॉन्गर टू गैदर इन्फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को सर्वेस कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने हायर करने पड़ेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द इन्फॉर्मेशन आल्सो हैज टू बी एग्जामिन्ड केयरफुली। सही है, तो आपको सही से डेटा पूरा देखना पड़ेगा और उस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। सो डिस्कस एनी टू डिसएडवांटेजेस एंड वन एडवांटेज ऑफ ईच। इतना लंबा नहीं करेंगे, मॉडल आंसर दूंगा तो उसको रीड कर लेना, और एंड में आप फिर कंक्लूड कर दोगे तो दोनों में से कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के फाइनेंस के ऊपर। असूलन तो गवर्नमेंट को दोनों अप्रोचेस से ही करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा तुम्हारी इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्यूरेट होगा, उतनी बेहतर तरीके से आप अपनी पॉलिसीज लगा पाओगे और आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मसला एक्चुअली है किधर। अगर आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर मसला है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग हमारी इकोनॉमी में नेस्टी हैं जो बेनिफिट्स पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो इट इज अ सप्लाई साइड पॉलिसी टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम कर दो, खुद इंसान के बच्चे बनकर नौकरी करेंगे। ठीक है, पावर्टी ट्रैप में तो नहीं आ गए, सही है, पावर्टी ट्रैप में तो नहीं आ गए। सही है, तो कंटेंट इस सवाल में इतना मानता हूँ नहीं है, पर इंडियन वही बात है, आपको मार्क्स दे देगा वो, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो काफी रेयर है और इसमें ये चेकिंग हल्की करेगा। पर इसका जो पार्ट बी है ना, अच्छा दोनों अप्रोचेस में कॉमन इश्यूज भी होते हैं, तो आप ये सारी चीजें पढ़ लेना। जैसे इलीगल एम्प्लॉयमेंट है, अनरिपोर्टेड इलीगल एम्प्लॉयमेंट, अनरिपोर्टेड लीगल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पार्ट टाइम वर्कर्स वाले मसले, डिस्करेज वर्कर्स वाले मसले, इनएक्टिव वर्कर्स, ये सब रीड कर लेना। अच्छा इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में कह रहे हैं असेस वेदर सप्लाई साइड पॉलिसी इज लाइकली टू बी इक्वली सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहले तो आप उसको सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में बताओगे और बताओगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। दोनों को डिफाइन भी करना, दोनों अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, विच इज डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, के एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। एक मेंशन कर दोगे वैल्यूएशन में तो अच्छा होगा लगेगा। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आप उसको ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी वाली बता देना, ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी वाली बता देना, टेक्नोलॉजिकल बता देना, ठीक है। तो सप्लाई साइड में यू विल गो फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जिसमें आप वर्कर्स की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ाओगे, वोकेशनल ट्रेनिंग दोगे, लोगों को स्किल सिखाओगे ताकि वो नौकरी कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करोगे जिससे जोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ेगी। रीलोकेशन ग्रांट्स दोगे, यू विल एनकरेज पीपल टू मूव टू अदर प्लेसेस जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज टेंड टू बी लेस इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जाहिर है सप्लाई साइड पॉलिसी का काम जो है वो सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना थोड़ी है, स्पेशली इन द शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल इंप्रूविंग वर्कर प्रोडक्टिविटी और स्किल्स डज नॉट इमीडिएटली जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इन द एंड अगर आप वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और स्किल्स बढ़ा भी रहे हो तो आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट कर रहे हो, आप सिक्लिकल को थोड़ी कर रहे हो। However, some supply side policies may have an indirect impact on AD. कुछ सप्लाई साइड पॉलिसीज ऐसी हैं जिसमें देयर इज एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। फॉर एग्जांपल, इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, दिस कैन रेज एग्रीगेट डिमांड इन द शॉर्ट टर्म, yet it is usually smaller and slower than direct demand side interventions। जो फिस्कल और मॉनेटरी का इम्पैक्ट होता है उसके कंपैरिजन में ये इम्पैक्ट कम ही है। effectiveness of the policy बताओ फिर, potential cost of the policy and the time taken for the policy to be effective। there is no guarantee that the skill gained is required in the future। आपने एक वर्कर को वोकेशनल ट्रेनिंग देके कोई स्किल तो सिखा दी, क्या पता उस स्किल की फ्यूचर में जरूरत ही ना हो। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि वर्कर की आप स्किल्स बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे होते हो पर उनकी स्किल्स नहीं बढ़ती, पर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता रहता है। मतलब द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिससे स्पेंडिंग बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन उल्टा आ गई और लोगों की स्किल्स नहीं बढ़ी। सो इफ स्किल्स डज नॉट इंक्रीज, एडी का बढ़ना मे कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डायग्राम घुसानी है तो जबरदस्ती घुसा सकते हो, पर मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है सप्लाई साइड पॉलिसी में। अगर डायग्राम आपको बनानी भी है ना, बना दोगे तो अच्छी बात होगी। आप लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा के दिखा सकते हो, ठीक है, बट इट इज ऑप्शनल। और जहां तक बात है ऑल्टरनेटिव पॉलिसी की, क्योंकि हमेशा याद रखना भाई, एक पॉलिसी सवाल में दी हुई है तो दूसरी आपको खुद बतानी है, ठीक है। एक पॉलिसी इसने दी हुई है तो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी आपने खुद बतानी है। उस ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बता रहा हूँ, तो इनकम टैक्स को कम करूंगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, एडी बढ़ेगा। कॉर्पोरेशन टैक्स कम होगा, बिजनेस के क्या बढ़ेंगे, रिटेन्ड प्रॉफिट्स। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एडी बढ़ेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, मल्टीप्लायर आएगा, एडी बढ़ेगा। एडी बढ़ेगा तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी या डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अब आपको बहुत सारी इफेक्टिवनेस में सिखा चुका हूँ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की ऑलरेडी, तो कोई भी एक बता देना। जैसे आप लिख देना, पीपल आर पेसिमिस्टिक, एडिशनल इनकम माइट बी सेव्ड, बजट डेफिसिट्स होते हैं, एडी बढ़ाओगे तो इंपोर्टेड कंजम्पशन बढ़ जाएगी, बिजनेस कॉन्फिडेंस लो होता है तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट ना बढ़े,
इनकम टैक्स को कम करोगे तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। तो एंड में आप कह देना, इन ऑर्डर टू कंक्लूड सप्लाई साइड पॉलिसीज आर मोर सक्सेसफुल इन टैकलिंग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज दे एड्रेस फंडामेंटल इनएफिशिएंसी इन द लेबर मार्केट। Their ability to reduce cyclical unemployment is limited, especially in the short run, due to their weak impact on aggregate demand. Therefore, while supply-side measures are crucial for long-term improvements, they are not equally effective for all types of unemployment and should ideally be combined with demand-side policies like fiscal policy when addressing cyclical downturns. So basically, you are going for parallel policies. ठीक है? तो बड़ा ही simple question था, गड़बड़ इसमें होनी नहीं चाहिए। सही है? समझ गए? अच्छा, क्वेश्चन 5 का ए क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 का ए कह रहा है, with the help of examples, explain the difference between the marginal rate of taxation and the average rate of taxation. तो redistribution वाली वीडियो में मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी। And consider whether a government should decide to increase the rate of indirect tax to raise additional tax revenue. So you need to compare average rate of tax and marginal rate of tax. So simply आपको define करना है। So tax rates are the percentages at which an individual or corporation is taxed. Average rate of taxation क्या होता है? It refers to the total, मतलब the percentage of total income which is paid in taxes. मतलब tax paid divided by total income. तो आप अपनी इनकम का कितना परसेंटेज टैक्स दे रहे हो? And this total income is before tax, obviously. मिसाल के तौर पे if a person earns $50,000 and pays $10,000 in tax, the average rate of tax is 20%. तो वो अपनी इनकम का 20% टैक्स में दे रहे हैं। मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स ऑन दी अदर एंड ना एडिशनल इनकम को देखता है कि आप अपनी एडिशनल इनकम का कितना एडिशनल टैक्स दे रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन अर्न्स एन एक्स्ट्रा $100, मतलब उसकी इनकम $100 से बढ़ गई और उस एक्स्ट्रा $100 में से $30 टैक्स देना पड़ रहा है, तो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन विल बी 30%। तो चेंज इन टैक्स पेड डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल इनकम बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अपनी एडिशनल इनकम का कितना एडिशनल टैक्स पे कर रहे हो, ये मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन है, और अपनी टोटल इनकम का कितना टैक्स पे कर रहे हो परसेंटेज, वो एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन है। सो AO1 में आपको सिंपली इन दोनों चीजों को डिफाइन करना है। मेरे यहाँ तक फिर आपको जो है उसको बताना है आगे क्या लिख रहा है। कह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाना चाहिए टू रेज रेवेन्यू, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स के फायदे नुकसान बताने हैं। तो आप बोलो इनडायरेक्ट टैक्स इज इजियर एंड फास्टर टू पुट इन प्लेस देन डायरेक्ट टैक्सेस। सही है। इट इज लेस इजियर टू अवॉइड डायरेक्ट टैक्सेस, जाहिर सी बात है। इट इज लेस इजियर टू अवॉइड देन डायरेक्ट टैक्सेस। मैंने आपको जब इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया था तो मैंने एक चीज आपको ये बताई थी कि एक तो ये आसान होता है लगाना, ये स्पेसिफिक गुड्स को टारगेट करता है, पहली बात। दूसरा, डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले में इसको अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल है। देखो डायरेक्ट टैक्स को अवॉइड करने का क्या तरीका है, आप अपनी इनकम छुपा दो। इनडायरेक्ट टैक्स से आप नहीं बच सकते, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से बचने के लिए आपको चोरी करनी पड़ेगी बस। शॉपलिफ्ट इज द ओनली सोल्यूशन टू इवेड इनडायरेक्ट टैक्स। सही है। However, they are often seen as regressive. Indirect tax अमीर भी उतना ही देता है, गरीब भी उतना ही देता है, तो गरीब की इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन जा रहा है, तो इट कैन लीड टू हायर MRT फॉर पुअर हाउसहोल्ड्स, क्योंकि एक गरीब अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा दे रहा होगा ना यहाँ पे। Their effectiveness is raising their effectiveness in raising revenue depends on PET। भाई अगर आपको अपना टैक्स रेवेन्यू रेस करना है तो डिमांड इनइलास्टिक होनी चाहिए, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है। अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। दे मे ऑल्सो लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स किसी रॉ मटेरियल वगैरह पे लगा दिया या आपने टैरिफ के फॉर्म में इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे लगा दिया है, तो इससे बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी, विच विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब मैं आपको एक इवैल्यूएटिव कमेंट अगर हम यहाँ पर बोले ना तो हम यही बोलेंगे उसको, इन ऑर्डर टू कंक्लूड, while indirect taxes are convenient tool for raising government revenue, their regressive nature and inflationary risk mean they must be used carefully. If the government goal is to raise revenue without harming the poorest households, a more balanced approach that includes a progressive direct taxes may be more appropriate. तो थोड़ा अमीरों को भी तो टारगेट करो ना। इनडायरेक्ट टैक्स आप बढ़ाओगे तो आप अपनी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत बढ़ा रहे हो, क्योंकि गरीबों की बैंड बज रही है यहाँ पे। ठीक है। नहीं असल इनडायरेक्ट टैक्स को ना नॉर्मली हम लिंक नहीं करते फिस्कल पॉलिसी में, तो रहने दे ये पॉइंट। अब मैं आपको ये सवाल इसने देखो कैसे टेस्ट किया, मैं आपको बताता हूँ।
नवंबर 20 में ना, नवंबर 20 में एक क्वेश्चन आया था। मतलब ये जो सवाल है ये इस पेपर का पार्ट नहीं है, मैंने फिर भी अटैच इसलिए किया ताकि मैं आपको रेफरेंस दे सकूं। मतलब दिस दिस क्वेश्चन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस पेपर, इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस। ये नवंबर 2020 का सवाल है। इफ द कॉस्ट ऑफ द सब्सिडी इज टू बी पेड फ्रॉम टैक्स रेवेन्यूज, अगर आपको अपने प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देनी है और उस पैसे को आप जमा कर रहे हो टैक्स रेवेन्यू से, असेस वेदर द रेवेन्यू शुड बी रेज्ड थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये एक ऐसा सवाल था जिसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर रहे थे। तो इनडायरेक्ट टैक्स के प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे, पर इसमें और भी लिखे हुए। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या है, अगर मैं इनकम टैक्स के थ्रू करता हूं तो क्या फायदा होगा। डायरेक्ट टैक्सेस आर यूजुअली प्रोग्रेसिव एज अ रिजल्ट ऑफ विच rich pays greater amount and poor gets benefit, redistribution of income होती है, source of revenue for the government है जाहिर है। Disadvantages of direct tax क्या है, it reduces the incentive to work and earn as those who are earning feel penalized because they are charged with taxes. Direct taxes will lead to a fall in demand of all products, not only a specific product. तभी अरसल बेटे मैं आपको कह रहा था कि ये पॉइंट ना लिखो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहा है, पूरी इकोनॉमी को एज अ होल टारगेट नहीं कर रहा। टू हाई टैक्स विल लीड टू टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस भी होती है, ठीक है। तो लोग लीगल लूप होल्स निकालते हैं टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स से बचने के लिए, ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस आर इजियर टू अवेट, बिल्कुल। तो एंड में फिर आपने इस क्वेश्चन में कंक्लूड ये किया था कि टैक्स रेवेन्यू शुड बी रेज थ्रू बोथ, choosing one is not a good decision, relying on one tax will result in issues as too much of either tax is not healthy for the economy given the disadvantages. Government should plan smartly, अगर इकोनॉमी में बूम है तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाओ, अमीरों से पैसा खींचो, और इनडायरेक्ट टैक्स लग्जरी प्रोडक्ट्स पे लगाओ, अमीरों से पैसा खींचो। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके थ्रू इसने ये वाला क्वेश्चन बनाया है, सही है। तो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन क्या था कि एडिशनल इनकम का कितना एडिशनल आप टैक्स दे रहे हो, और एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन क्या है कि अपनी टोटल इनकम का कितना परसेंटेज आप टैक्स दे रहे हो। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, एमआरटी एआरटी की वीडियो भी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी मैंने सिखाया था, तो काइंडली इसको जो है वो कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पेपर का, assess whether the achievement of a balanced budget should always be a main government macroeconomic objective। कह रहा है कि क्या बैलेंस्ड बजट एक गवर्नमेंट का मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो यस एंड नो। अगर आप यस बोल रहे हो तो आप बैलेंस बजट के फायदे बताओगे, अगर आप नो बोल रहे हो तो आप बजट डेफिसिट और सरप्लस के बारे में बात करोगे, ठीक है। फिर एमआरटी एआरटी के स्पेसिफिक टैक्स नहीं होते वर्दा बेटे, बस ये टाइप वो है ये, मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में आता है, सही है। तो आप पहले बजट बताओ उसको होता क्या है, आप उसको बताओ गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू विच इज टैक्स रेवेन्यू। डिफाइन बैलेंस बजट, सही है, बैलेंस बजट को डिफाइन करो। अच्छा, बैलेंस बजट को डिफाइन करके उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। अच्छा, कॉन्स तो मैं उसको बजट डेफिसिट और सरप्लस के थ्रू बताऊंगा, बेनिफिट्स में उसको बैलेंस बजट के बता देता हूँ। अ बैलेंस बजट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू इक्वल्स इट्स स्पेंडिंग विद अ गिवन पीरियड। It is often seen as a signal of fiscal responsibility and macroeconomic stability. However, whether it should always be the main macroeconomic objective is debatable, especially when compared with other key aims such as full employment, low inflation, and economic growth. मतलब ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता आपका, ये कोई मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आपको बैलेंस बजट रखना है। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स तो भाई बड़े होते हैं ना, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो अजीब सी बात कर रहे हैं। One argument in favor of balanced budget is that it reduces the risk of excessive national debt. National debt से आप बच जाते हो क्योंकि बैलेंस बजट है आपका, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रेवेन्यू इक्वल है। Persistent deficits can lead to unsustainable debt levels, forcing future governments to increase taxes or cut spending. A balanced budget can also help build investor and consumer confidence that it signals good financial management, which may attract foreign investment and encourage long-term growth. अगर ये बातें आप नहीं भी बताते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैलेंस बजट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत यहाँ पर है नहीं। मेन यहाँ पर आपको बात डेफिसिट और सरप्लस की करनी है। अब ऐसे कौन से सिनेरियोज हैं जहां पर बैलेंस बजट नहीं होना चाहिए और बैलेंस बजट के अलावा दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स से लिंक करने के लिए आपको बजट को डेफिसिट या सरप्लस करना पड़ेगा। आपको बजट को क्या करना पड़ेगा, डेफिसिट या सरप्लस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पहला सिनेरियो मेरे पास ये है कि मैं बजट सरप्लस बता रहा हूँ पहले, सही है। तो बजट सरप्लस क्या होगा, बजट सरप्लस का बेसिकली मतलब क्या होता है, सॉरी बल्कि पहले बजट डेफिसिट देखते हैं। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि आपने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई हुई है,
बजट डेफिसिट का मतलब है टैक्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और बजट डेफिसिट से आपके कौन से मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। सही, तो दिस इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से आप जो है वो बेसिकली क्या करते हो, इनकम टैक्स कम करते हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाते हो, तो जाहिर है आपका बजट डेफिसिट तो यहाँ पर होना ही होना है। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है ना, तो इससे इकोनॉमी में क्या बढ़ती है? प्रोडक्शन। फिर डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है, और इससे आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होती है? कम। तो इससे बेसिकली आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया? फुल एम्प्लॉयमेंट का। और क्योंकि आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो इससे आपकी इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ेगा, तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव हो जाएगा। पर यहाँ पर बहुत सिंपल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एडी के बढ़ने से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस आ सकता है, और वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हाइपर इन्फ्लेशन के चांसेस हैं। सही है। बजट डेफिसिट में, ओ सॉरी सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। बजट डेफिसिट में गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्स, सॉरी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्स। सही आइडेंटिफाई किया। बजट डेफिसिट में गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्स। ठीक है, तो लिखा तो हमने यही, मैंने यहाँ खाली गड़बड़ कर दी थी। हाँ, आ रही इवैल्यूएशन सही बता रहे हो, पर मैं उसको भी आ रहा हूँ। पहले हम थोड़े कंटेंट की बात कर लें। तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि आपका एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, कौन से ऑब्जेक्टिव से कॉन्फ्लिक्ट आता है? प्राइस स्टेबिलिटी। और एक और ऑब्जेक्टिव से भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, बता सकते हो? एक और ऑब्जेक्टिव से भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। जब एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं। इनकम्स के बढ़ने से लोग कौन सी चीज बढ़ा देते हैं? इनकम्स के बढ़ने से लोग कौन सी चीज बढ़ा देते हैं? इंपोर्ट्स बढ़ा देते हैं, बिल्कुल। तो इम्पोर्टेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट हो सकता है। तो आपके देखो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे, तो टू साइडेड आपने बात कर दी यहाँ पे। मैंने अलग से तो यहाँ पर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बुराइयां लिखी हुई हैं, पर इन बुराइयों को बताने का जरूरत नहीं है अगर आप उसको कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बता दोगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ही आपके डिसएडवांटेज है बेसिकली, और जो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं वो आपके एडवांटेजेस हैं। तो बजट डेफिसिट के बारे में आप बता रहे हो उसको, और फिर इसी तरीके से बजट सरप्लस के बारे में बताओगे। सही, तो बजट सरप्लस में आप उसको क्या बताओगे? बजट सरप्लस में आप उसको ये बताओगे कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होता है वो स्पेंडिंग को एक्सीड करता है सरप्लस में। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है ये, क्योंकि यहाँ पर आप एग्रीगेट डिमांड को गिरा रहे हो। सही है, तो अगर अपन ना इसी को मैं चेंज कर दूँ ना थोड़ा, एक मिनट भैया, आपसे लिखना पड़ेगा मेरे। सही, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इनकम टैक्स बेसिकली आप बढ़ा रहे हो, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स को बढ़ाओगे, रिटेन्ड कम होंगे बिजनेस के, इन्वेस्टमेंट कम होगी, एडी कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करोगे तो इससे भी एडी कम हो जाएगा। तो हर तरीके से आपने बेसिकली कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगा के एडी कम कर दिया। सही है। यहाँ भी एडी कम हो गया, यहाँ भी एडी कम हो गया। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपने अचीव हो रहे हैं? देखो अब वापस से लिख लेते हैं जरा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। एडी कम हो गया तो प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड फॉर लेबर कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। तो एक तो आपके कॉन्फ्लिक्ट पहले लिख लेते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट आपका फुल एम्प्लॉयमेंट से आ रहा है, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, एडी जब कम होगा तो इससे आपका इकोनॉमी का आउटपुट कम हो रहा है, दिस विल लीड टू लो इकोनॉमिक ग्रोथ, या रिसेशन का खतरा बढ़ जाएगा। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं? सही है, कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं बेटा? बजट इज फिस्कल पॉलिसी। सही है, अगर आप बजट की बात कर रहे हो तो वो फिस्कल पॉलिसी है। एडी कम हो रहा है तो प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, और एडी कम हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी अचीव हो रही है। सही। सवाल एक बार वापस पढ़ लेते हैं।
सवाल में कह रहा है वेदर द अचीवमेंट ऑफ अ बैलेंस बजट शुड ऑलवेज बी अ मेन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो एक तरफ आपने बोला हाँ बैलेंस बजट ठीक है थोड़ा बहुत, फिर आपने बोला भाई बैलेंस बजट से आपके दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव थोड़ी हो रहे हैं। आपको दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस की तरफ जाना पड़ेगा। उसके थ्रू आपके दूसरे ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे। तो एंड में फिर तुम इवैल्यूएशन में यहाँ पर उसको यही बोलोगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के बहुत सारे डिसएडवांटेज मैंने लिखे हैं पर लिखने की जरूरत नहीं है अगर तुम उसको यही दो नेगेटिव्स बता दोगे, क्योंकि बात ऑब्जेक्टिव्स पे ही करनी है। जनरली अगर कोई डिसएडवांटेज बताना है तो बता देना, मसला नहीं है। अच्छा, अब तुम्हारा जो इवैल्यूएटिव कमेंट है वो ये होगा कि अगर एक इकोनॉमी में बूम है तो आप बजट सरप्लस रखो, विच इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर एक कंट्री में रिसेशन है सो गो फॉर बजट डेफिसिट विच इज एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सही है। सरप्लस क्यों कह रहा हूँ बजट, क्योंकि टैक्स विल बी ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और डेफिसिट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी ग्रेटर देन टैक्स। तो एंड में आप देखो कंक्लूजन पढ़ लो उसका। In order to conclude, having a balanced budget can be helpful because it reduces the need to borrow money and shows that the government is managing finances responsibly. This may build trust and attract investment. However, it should not always be the most important goal. In times of high unemployment or low growth, the government may need to run a budget deficit to support jobs and stimulate the economy. If it focuses only on balancing the budget, it might be forced to cut important services or delay investment that could help in the long run. फिर आप लिखो, during a boom, when the economy is growing strongly and inflation may be rising, the government could run a budget surplus to reduce demand and control inflation. This would also give the government more room to spend during the future downturns. So while a balanced budget is a good long-term aim, it should not always come first. The government should stay flexible and adjust its budget plans depending on the economic conditions. तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन, अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन अवेलेबल था ना तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। वो सप्लाई साइड पॉलिसी वाला सवाल बहुत ज्यादा ही आसान था। अगर आप पार्ट ए मैनेज कर लेते हो ना उसमें, वैसे सवाल आपका पार्ट बी के बेसिस पे ही सेलेक्ट होता है हमेशा। 8 तो आप बाद में देखते हो, पहले 12 देखते हो। अब 12 आता है तो सवाल अटेम्प्ट होगा वरना नहीं होगा। ज्यादा मार्क्स वाला पार्ट पे जाओगे ना बेटा आप हमेशा। ठीक है। पर अगर दोनों ही नहीं आते हो बेटा, दोनों ही नहीं आते हो तो बेटा नवंबर के मेरे बैच खुलेंगे, जून में तो अभी से एडमिशन ले ले। सही है।